चाइना के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। ये चाइना का हिस्सा है, लेकिन इसका अपनी गवर्नमेंट है, अपनी प्रेसिडेंट, अपने फ्लैग और अपनी करेंसी भी है, और अपना पासपोर्ट, अपने मिलिट्री और अपनी एयरफोर्स, और तकरीबन हर मुल्क की तरह इसकी अपनी एम्बेसी भी है। पूरी दुनिया के मुताबिक ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है कि हम असल चाइना हैं और मेनलैंड चाइना एक पार्टी ने इल्लीगली कब्जा कर रखा है। ताइवान एक आजाद मुल्क की तरह काम करता है, इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं। फिर भी दुनिया ताइवान को चाइना का हिस्सा समझती है और चाइना हमेशा ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। आज की वीडियो में हम ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि असल मसला क्या है। आइए समझते हैं एक ऐसा डिप्लोमेटिक पजल जो वर्ल्ड वार 2 से स्टार्ट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार 2 से शुरू हुआ। 1600s में ताइवान, जो कल्चर में मेनलैंड चाइना की तरह था, डच और पोर्तुगीज सेलर्स के कब्जे में चला गया, लेकिन ये रूल ज्यादा देर तक ना चला। 1683 में चाइना की किंग डायनेस्टी ने ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया और डच और पोर्तुगीज को निकाल दिया। उसके बाद बहुत से चाइनीज लोग ताइवान में आए, जिन्हें हाका चाइनीज कहा गया। ताइवान पर चाइना का रूल तकरीबन 200 साल तक चला, 1895 तक। 1895 में चाइना और जापान के दरमियान पहली जंग हुई। इस जंग में चाइना ने ताइवान को खो दिया, जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। जापानीज रूल वर्ल्ड वार 2 तक चला, जब जापान ने सरेंडर कर दिया और ताइवान को छोड़ दिया। लेकिन तब तक चाइना में एक नया चाओस शुरू हो चुका था। हजारों साल तक चाइना पर किंग्स और एम्पायर्स रूल करते रहे। 1912 में रेवोल्यूशन आई और यहाँ डायनेस्टीज खत्म हो गई। एक मिलिट्री लीडर शियांग काई शेक ने कॉम्पोतिंग पार्टी बनाई और रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश की। नाम तो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, लेकिन असल में ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। उसने किंग्स और क्वींस के रूल खत्म कर दिया और डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। लेकिन शियांग काई शेक का चाइना एक मेस था। सख्त कानून, जुल्म और सिविल वार हर तरफ थी। लोगों में कम्युनिज्म का क्रेज आया और एक नई पार्टी पैदा हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। माओ जेडोंग ने इस पार्टी का लीडर बनकर रेड आर्मी बनाई। रेड आर्मी ने धीरे धीरे चाइना के एरिया लेने शुरू किए और रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीछे धकेल दिया। पब्लिक ने रेड आर्मी को सपोर्ट देना शुरू कर दिया और ये बहुत पावरफुल हो गई। माओ की रेड आर्मी ने चाइना पे कब्जा कर लिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान भेज दिया। पूरा चाइना अब कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में था और असल हुकूमत ताइवान चली गई। ताइवान का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल था। जापानीज लोग इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ गए थे और यहाँ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं था। ये सब कुछ एक मजबूत बेस बन गया। दोबारा ताकत हासिल करने के लिए शियांग चाई शेक अकेले नहीं गया, उसके साथ 15 लाख लोग, एयरफोर्स, 374 सोने के भरे हुए बॉक्सेस, नेशनल एयरक्राफ्ट, कार, सब कुछ ले गया। इन रिसोर्सेज ने ताइवान में चाइनीज गवर्नमेंट एक्साइल में दोबारा बनाई। चियांग चाई शेक की हुकूमत का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, मींस ROC, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत का नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मींस PRC। इस तरह दो गवर्नमेंट्स बन गई, PRC और ROC। 1949 के बाद चाइना और ताइवान के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। बॉम्बिंग, शूटिंग, जंग हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इंटेंशनली वेस्टर्न कंट्रीज ने ताइवान को सपोर्ट किया और उसे असल चाइना की हुकूमत माना। जब UN बना वर्ल्ड वार के बाद, ताइवान ROC को चाइना की रिप्रेजेंटेटिव की सीट मिली। ताइवान को UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट भी मिली। इस तरह ताइवान इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा। एक्सपोर्ट्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ताइवान ने दुनिया में एक इंडस्ट्रियल पावर बना। ये मेड इन ताइवान का दौर था, हर चीज यहाँ बनती थी, स्टील हो या इलेक्ट्रॉनिक। स्टील और इलेक्ट्रॉनिक में ताइवान दुनिया में डोमिनेट करता था, लेकिन दुनिया को कुछ और ही चाहिए था। ये मसला भी कोल्ड वार से जुड़ा था, USA वर्सेस रशिया। माओ जेडोंग का चाइना एक कम्युनिस्ट पावर था और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी। USA ने ताइवान का सपोर्ट करना कम कर दिया और चाइना को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन से बचने के लिए USA चाहता था कि चाइना उनके कैंप में आए। USA ने UN में लॉबिंग की। 1971 में UN ने वोटिंग हुई। PRC को रियल चाइना माना गया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। ROC एक छोटी सी लैंड ताइवान को रिप्रेजेंट करता था। वोटिंग के बाद चाइना की सीट PRC को मिल गई। वोटिंग के बाद चाइना की सीट PRC को मिल गई और ROC की रिकॉग्नाइजेशन चली गई। UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट भी PRC को चली गई। 1974 और 5 के दरमियान में माओ और शियांग दोनों गुजर गए। नए लीडर्स आए।
अगले 10 सालों में रिलेशन थोड़े बेहतर हुए। लोग चाइना और ताइवान के इधर उधर आने लगे, फैमिलीज मिलने लगी। ताइवान के लोग खुद को चाइनीज नहीं ताइवानियंस कहने लगे। 1992 के बाद दोनों गवर्नमेंट्स ने एक कॉम्प्रोमाइज किया। ताइवान ने चीन की रूल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। ताइवान में डेमोक्रेसी आ गई, इलेक्शंस होने लगे और एशिया की टॉप डेमोक्रेसी बन गई। ताइवान अब पूरी तरह सेल्फ रूल्ड आइलैंड था। अपना फ्लैग, अपनी करेंसी, अपना एंथम, इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, अपना पासपोर्ट भी इशू करता है। ताइवान चाइना से ज्यादा डेवलप है। उनका पर कैपिटा जीडीपी $33,000 है, चाइना से 3 गुना ज्यादा। ताइवान सेमीकंडक्टर सुपर पावर है। 54% चिप्स ताइवान में बनती हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है। फॉक्सकॉन यहाँ आईफोन बनाता है। अगर ताइवान की चिप इंडस्ट्री चाइना के हाथ लग गई तो दुनिया पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज मोबाइल, इंटरनेट, मिलिट्री चिप पर चलती है। चाइना ताइवान को अपना अलग हुआ हुआ हिस्सा मानता है और जिनपिंग शिंग चाहता है कि ताइवान चाइना से मिल जाए। लेकिन ताइवान क्या चाहता है? 5% लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, 1% चाइना के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन 94% लोग चाहते हैं कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका बुनियादी अकीदा है एक्सपेंशन। तो देखते हैं मुस्तकबिल में क्या चाइना ताइवान को टेक ओवर कर पाएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।